10 नवंबर साल 2008 बराक ओबामा ने हाल ही में इलेक्शन जीता है। बुश के साथ एक मीटिंग के लिए व्हाइट हाउस की तरफ जाते हैं। उस मीटिंग में बुश ओबामा को एक सीक्रेट वेपन के बारे में बताने वाले थे, जिसका तैयारी अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर साल 2005 से कर रहे थे, जिसका कोड नेम ऑपरेशन ओलंपिक गेम था, जिसका टारगेट ईरान की सबसे मजबूत सुविधाओं में से एक को निशाना बनाना था, जो जमीन के नीचे दबी हुई थी, जहां से सेंट्रीफ्यूजेज यूरेनियम को परमाणु हथियार के रूप में तैयार किया जा रहा था। लेकिन यह सीक्रेट हथियार कोई मिसाइल नहीं था और न ही किसी तरह की एयर स्ट्राइक प्लानिंग थी, बल्कि यह एक छोटी सी कंप्यूटर फाइल थी, साइज में 1 मेगावाट से भी कम, प्राचीन कोडों की 150,000 लाइनों की कोड, जिसके बारे में ओबामा को बताना था। यह छोटी फाइल्स ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में प्लान कर दिया जाता है, जहां से यह पूरे देश में फैल जाता है। इस घूमने वाले सेंट्रीफ्यूजेज को नष्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर को रिप्रोग्राम किया जाता है और प्रेशर को चेंज करने के लिए वाल्व को खोल दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूजेज को थोड़ा तेज करने के लिए कहा जाता है, यह बताते हुए कि सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। समय के साथ ये छोटा सा मैनिपुलेशन सारे सेंट्रीफ्यूजेज को नष्ट कर देता है, जिससे ईरान की फाइट एबिलिटी कमजोर पड़ जाती है। इस तरह न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करने वाले इन कोडों के नाम कुछ एलिमेंट्स पर रखे गए कि इन कोडों के अंदर स्टब या MRXNet के कुछ कोड थे, इसीलिए इसे स्टक्सनेट कहा जाता है। इसने सबसे पहले तो ईरान के प्रोग्रेस को धीमा किया और इसने जो किया वह युद्ध की नई शैली का प्रदर्शन था। यह छोटी टेक्स्ट फाइल के रूप में हथियार जो दुश्मन को वास्तव में हानि पहुंचा सकती है को साइबर वॉरफेयर कहते हैं। मैं कार्तिक, आइए आज के इस वीडियो में इस साइबर वॉरफेयर के डीप एंड कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को समझने का कोशिश करते हैं। Iran has been targeted by a major cyber attack which disrupted services at petrol. In a dramatic move, Russian hackers infiltrated a Ukrainian telecom How do giant. hackers attack Wi-Fi networks? Are you safe? Is yours vulnerable? In this video, we'll break that down. I'll show you how 70% of Iran's gas stations have been disrupted by a cyber attack. स्टक्सनेट से पहले साइबर वॉरफेयर काफी बेसिक था, खासकर जो जल्द ही आने वाला था। अर्ली 20 के दशक में दुनिया के अधिकांश हिस्सा में अभी तक इंटरनेट पूरी तरीके से बिल्ड नहीं हुआ था। इंटरनेट स्पीड अच्छी हो रही थी, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे और जो हैकर्स ग्रो हो रहे थे वो भी धीरे धीरे अच्छे हो रहे थे। आज स्मार्टफोन, हेल्थ, फिनेंस, एजुकेशन, हर जगह इंटरनेट आ चुकी है, जो हमारे जीने, काम करने के तरीके और एंटरटेन करने के तरीकों को आकार दे रही है। सब कुछ ऐसी चीजों के कारण पॉसिबल हो पाई जो बहुत साधारण कई लाइनों की कोड है। यह बस लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि किसी सिस्टम को कैसे चलाना है और किसके पास इसका एक्सेस होना है। लेकिन चूंकि दुनिया का अधिकांश भाग सॉफ्टवेयर पर चलती है और सॉफ्टवेयर में काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर इसे महल की तरह बनाते हैं जिसमें दीवारें और बंद दरवाजे होते हैं, जिसमें केवल ऑथराइज्ड यूजर ही एंट्री के लिए अलाउ होते हैं। क्योंकि यह बहुत बड़ा और जटिल महल होता है, तो इसे बनाने वाले डेवलपर से कई बार छोटे छोटे हॉल्स, सीक्रेट दरवाजे और कमजोर स्थान रह जाते हैं। इसी कमजोर पॉइंट को अगर कोई हैकर्स ढूंढ लेता है तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल जाती है, जहां से वह इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है, उस पर कंट्रोल कर सकता है, इतना कंट्रोल कि महल के एक्चुअल मालिक को बाहर बंद कर सकता है और केवल पैसे के बदले में मालिक को एंट्री दे सकते हैं। या हैकर्स इसके अंदर छोटे छोटे टाइम बम जैसे वायरस छोड़ सकते हैं जो महल को पूरा नष्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट प्रत्येक सॉफ्टवेयर में इस तरह की घुसपैठियां होती रहती है, जिससे हैकर्स को अंदर घुसने और उस पर कंट्रोल करने की अनुमति दे देता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए यकीनन बहुत खराब अनुभव होता है। डेवलपर के लिए 0 डे होता है, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स को इस हैक के बारे में 0 दिनों से पता था, यानी वह नहीं जानते थे, अनजान थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर कोई हैकर्स इस 0 डे एक्सप्लॉइट कर देता है तो अब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल चीज है। अब हैकर्स को इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है, इसके लिए उसके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर कोई एप्पल, आईफोन, iOS के कुछ इंफॉर्मेशन को ले लेता है, पहला तो ये कि वो इस हैक को एप्पल, आईफोन, iOS वाले कंपनी को दे सकते हैं। बदले में कंपनी इसे एक अच्छा खासा पेमेंट भी करेगी, जिसका अमाउंट लगभग में $1 मिलियन तक जा सकती है। इसी तरह अगर कोई क्रोम बुक में से किसी एक को लेने का तरीका ढूंढ लेता है तो गूगल उसे 150,000 तक पेमेंट कर सकती है।
एक्चुअली में कंपनी जानना चाहती है कि उसके महल में होल कहाँ है, ताकि वह अपने यूजर्स को एक फेथफुल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी दे सके। तो इस तरह किसी महल के कमजोर स्थान के बारे में पता लगाना और फिर पैसे लेकर उसके एक्चुअल मालिक को बताना को व्हाइट मार्केट कहते हैं। लेकिन हैकर्स इसे ब्लैक मार्केट में क्रिमिनल्स को भी बेच सकते हैं, जो कि पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। जैसे कि साल 2016 में नॉर्थ कोरिया के हैकर्स बंगाल देश के सेंट्रल बैंक के स्विफ्ट सिस्टम को हैक कर लेता है और $81 मिलियन अपने बैंक में ट्रांसफर कर लेता है, जिसका टारगेट $1 बिलियन था। लेकिन उसके फ्रॉड रिक्वेस्ट में किसी एरर की वजह से पकड़े जाते हैं। लेकिन हैकर्स के पास एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, वो इस हैक को गवर्नमेंट या मिलिट्री डिफेंस में बेच सकती है, जिसके पास बहुत बड़ा बजट होता है और अधिक से अधिक साइबर हथियार में इंटरेस्ट भी रखते हैं, जिसका उपयोग वो अपने दुश्मन के खिलाफ कर सकते हैं। इसे ग्रे मार्केट कहा जाता है क्योंकि इसमें पैसा बहुत होता है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कोड के ये छोटे छोटे टुकड़े कितने महंगे हो चुके हैं, क्योंकि यह बस कोड नहीं है, हथियार बन चुका है। क्रिमिनल्स इसे चाहती है, सॉफ्टवेयर कंपनी इसे चाह रही है और गवर्नमेंट भी अधिक से अधिक इसमें इंटरेस्टेड है। यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर जीरो डे एक्सप्लॉइट का उपयोग करके ईरान के खिलाफ स्टक्सनेट बनाया, जो गेम चेंजर की तरह था। And what Iranian officials describe as an act of nuclear terrorism. 20 के दशक के अंत तक स्टक्सनेट के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है, साइबर वारफेयर का युग। साल 2012 में दर्जन से भी ज्यादा हैकर्स गैस कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में घुस चुकी थी कि साल 2012 में ही ईरान साइबर हथियार का उपयोग करके अपने दुश्मन देश सऊदी अरबिया पर अटैक करता है, जो एक डिजिटल बम की तरह था। तो सेमून नाम का एक वायरस था जिसने सऊदी अरबिया के सरकारी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेता है, उसका सारा डाटा डिलीट करके उसे निष्क्रिय कर देता है। इसी तरह साल 2015 में रूसी हैकिंग ग्रुप सैंडवर्म बिजली स्टेशनों के कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर 1/4 मिलियन यूक्रेनियन की बिजली बंद कर देती है। ऐसा करने के लिए उसने ऑटोमेटेड मालवेयर का उपयोग किया था। Use a piece of automated malware to do that, which is a sign that they will probably want to use that again. That looked like a kind of practice rounds to develop a capability that they wanted to have to use globally. अभी तक लोग थियोरिटिकली जानते थे कि साइबर हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह बस कुछ उदाहरण थे जो दिखाता है कि देशों के बीच युद्ध के मामले में किस तरह से साइबर हथियार का यूज किया जाने लगा है। इसी तरह साल 2017 में NSA की सीक्रेट हथियार लीक हो जाती है, जिसका यूज लगभग नॉर्थ कोरिया के कुछ हैकिंग ग्रुप एक वायरस तैनात करने के लिए करते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर यह पूरे पृथ्वी पर फैल जाता है, जो लगभग हजारों कंप्यूटरों को लॉक कर देता है, जिससे लगभग 150 से अधिक देशों की हॉस्पिटल इक्विपमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और रेलवेज रुक जाता है। एक कंप्यूटर पर एक पॉपअप आता है जिसमें कहा जाता है कि आपकी फाइल्स लॉक कर दी गई है, आप इसे वापस पा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बिटकॉइन का भुगतान करना पड़ेगा। इस तरह के अटैक जिसमें आपको पे करना होता है को रैंसमवेयर अटैक कहते हैं। आप पे करने के बाद भी फाइल्स को फिर से रिट्रीव कर पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। इस तरह के अटैक में करोड़ से भी ज्यादा रुपये का इकोनॉमिक लॉस घंटों भर के अंदर हो सकता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइबर हथियार कितना पावरफुल हो चुका है। फ्यूचर में जो सबसे बड़ा खतरा है साइबर वारफेयर का, वह स्टक्सनेट या WannaCry नहीं है, बल्कि यह हजारों प्रहारों से होने वाली मौत है, जो फिजिकल चोट पहुंचाने की एबिलिटी रखता है और जिसे बड़ी सूक्ष्मता से तैयार किया जा रहा है, जो अपने दुश्मन के सिस्टम में घुसने की क्षमता रखता है। वी होप कि इसे कभी उस तरह से यूज नहीं किया जाए जिससे कि हम लोग डरे हुए हैं, लेकिन साइबर हथियार यही रहेगा। यदि हमें युद्ध के भविष्य को समझना है तो हमें साइबर वारफेयर के बारे में सोचना और समझना पड़ेगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं लद्दाख प्रोटेस्ट पे बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।